हेमंत जी, मैं दो चीजें थी। एक तो ये जो जब से ये पार्लियामेंट का ये बजट सेशन शुरू हुआ है, बजट पे केवल राहुल गांधी बोले, क्योंकि उन्होंने तो बजट पेश किया और वो बजट क्या था, वो तो 2047 में देश तरक्की करेगा। राहुल गांधी बोले और उसके बाद बजट छोड़ के राहुल गांधी के ऊपर सारी चर्चा। पार्लियामेंट लीक कर रही है, कोई प्रश्न नहीं। राम मंदिर लीक कर रहा है, कोई प्रश्न नहीं। राम पथ जो बना है करोड़ों रुपए का, वो धस गया है, कोई प्रश्न नहीं। पुल टूट रहे हैं, कोई प्रश्न नहीं। ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है, कोई प्रश्न नहीं। जम्मू कश्मीर में रोज कुछ ना कुछ हो रही है, कोई प्रश्न नहीं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो आप नहीं आए थे तो मैंने एक और प्रश्न उठाया था। मैं उस एक तो आप इस पे अपना कमेंट करिएगा ही जो राहुल ने कहा है, लेकिन राहुल जी के अलावा मुझे एक चीज और लग रही है जो मैंने प्रश्न पूछा भी था, फिर से आपसे पूछ रहा हूं कि ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि सरकार की इस तंत्र पे पकड़ ढीली होती जा रही है? अगर राहुल गांधी को समय से सूचना मिल जा रही है तो अब मतलब मामला वो वाला नहीं है कि अमित शाह ने आंख का इशारा किया वो हो गया। अमित शाह 150 डीएम को फोन करके कह रहे हैं कि खबरदार, अगर यहां से बीजेपी नहीं जीता, और उसके बाद भी यूपी में से 43 सीटें जीत के आ जा रही है विपक्ष, तो ये इस बात का द्योतक है क्या कि अब तंत्र पे वो पकड़ बीजेपी की 240 सीट के साथ नहीं रह गई है जो 303 सीट के साथ थी? ये भी एक इंडिकेशन है कि कोई ईडी का कोई व्यक्ति राहुल गांधी को ये सूचना दे दे रहा है। इस पे मैं जरा, हेमंत जी, इस पे भी, और राहुल गांधी का जो अदरवाइज है उस पे भी है। आनंद जी, देखिए जो कुछ ये हो रहा है पिछले कुछ दिनों से, और खासतौर पर जब से ये नया सदन का पहला राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था, उसके बाद जो बजट आया और पूरे का पूरा जो घटनाक्रम, एक बात हम सबको माननी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी सहन कर सकती है, राहुल गांधी को विपक्ष के नेता के तौर पे स्वीकार और सहन नहीं कर सकती। राहुल गांधी उनकी सबसे बड़ी दुखती रग है, और वो ऐसी रग है जो उनको कचोटती है हर पल। ये मोदी जी और अमित शाह लगातार ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इस्टेब्लिश कर चुके हैं अपने आचार व्यवहार और सारी चीजों से। जो भाषण आपको लगता है कि 2 दिन पहले अनुराग ठाकुर ने दिया, वो बिल्कुल अनुराग ठाकुर का भाषण नहीं था। वो 100% मोदी जी के स्पीच राइटर्स का लिखा हुआ भाषण था। केवल मुखौटा बदल गया था, सारे विशेषण, सारे के सारे प्रतीक वही थे जो मोदी जी बड़े इफेक्टिवली यूज करते रहे हैं, बड़ी शर्मनिरपेक्षता के साथ, सदन के अंदर भी और बाहर। एक चीज और जो इसमें जोड़नी पड़ेगी आपको, कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी की आपने बात की कि रेड हो जाएगी, हो जाएगी। राहुल गांधी से तो 2 साल पहले भी 50 घंटे 55 घंटे पूछताछ की थी। और वो जो केस है, वो एजेएल का केस, अगर इनकी भाषा में मैं बात करूं, दैट इज ए ओपन एंड शट केस। ये जो केस है, इनके अंदर कोई बहुत ज्यादा रिसर्च और शोध की जरूरत नहीं होती है, इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं होती। सारे फाइल के ऊपर है जो कुछ है, अच्छा है या बुरा है, मनी लॉन्ड्रिंग है या नहीं, सब कुछ फाइल पर। दीज आर ऑल व्हाइट कॉलर जॉब, व्हाइट कॉलर क्राइम। तो सवाल ये कि अगर उसमें से कुछ निकला हुआ होता, तो क्या राहुल गांधी को, आपको लगता है कि ये बाहर छोड़ देते? क्या सोनिया गांधी को बाहर छोड़ देते, या रॉबर्ट वाड्रा को छोड़ चुके होते? 2 साल, ये भूल जाइए आनंद जी, ये कभी संभव नहीं है। अगर गांधी परिवार के खिलाफ एक आयोटा ऑफ करप्शन इनको मिल जाए, दे विल नेवर स्पेयर देम। और 10 साल से अगर वो बाहर है, तो उसका सिंगल लार्जेस्ट कारण यही है कि उनके खिलाफ ये कुछ पकड़ नहीं पाए। पहली बात तो ये। तो अब रेड करेंगे भी तो क्या सोच के करेंगे? उस रेड को राहुल गांधी ने प्रीएम्प्ट कर दिया है एक तरीके से। अब पकड़ेंगे तो एक्सपोज होंगे कि देख लो राहुल गांधी की बात सच निकली, और अगर नहीं पकड़ेंगे तो ये मैसेज आएगा कि देखिए डर गए। तो ये एक नए तरह का चक्रव्यूह हो गया जिसकी जोशी जी बात कर रहे थे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, आपने 10 साल का कार्यकाल देखा नरेंद्र मोदी का, तमाम विशेषण यूज किए मेरे से पहले साथी पैनलिस्टों ने, मैं सुन रहा था कार्यक्रम को। तो बेसिकली क्या है कि 2014 से लेकर के जब सत्ता में आए थे मोदी जी, उससे पहले उनके थोड़े से भाषण याद दिला दूं मैं आपको। जो यूपीए के टाइम के सो कॉल्ड स्कैम्स थे, वो सारे मोदी जी आरोप लगाते थे ना। उनमें से किसी मच्छर को भी सजा हुई क्या आज तक? या एक भी कोई जो घोटाला था वो स्टेब्लिश होके टू कोर्ट हो गया, चार्जशीट हो गया, किसी की सजा होगी, कोई कन्विक्शन हो गया? मेरे कहने का मतलब ये है कि वो एक खास तरह का नैरेटिव बनाया गया था तत्कालीन सीएजी के द्वारा, उसके जरिए जो इनके कहीं ना कहीं स्टूज थे उस सिस्टम के अंदर, और उन्होंने उस सरकार को बदनाम करने की सुपारी ली थी। और उस सुपारी की क्रिएट की हुई वेव के ऊपर, जिसमें अन्ना हजारे और तमाम तरह के जीव उसमें आगे थे भ्रांतिकारी, उन सब ने मिलकर के एक प्लेटफॉर्म दिया, और जिसका लाभ उठाया नरेंद्र मोदी ने। लेकिन सवाल यह है कि मोदी जी तो उस टाइम काला धन लाने की भी बात करते थे
कि हर घर में 25 वो कितने 10 लाख मिलने की बात भी थी। अब सवाल यह है कि वो सारे मामले कहां चले गए। उन सारी विफलताओं और नाकामियों को ढकने के लिए इस तरह के नॉन नैरेटिव क्रिएट किए जाते हैं। आपको ध्यान होगा 2 दिन पहले शंकराचार्य ने क्या कहा कि सारा सोना मंदिर से लूट लिया गया। ये तो हिंदूवादी सरकार है, वो कहीं नैरेटिव में ना आ जाए, पॉपुलर नैरेटिव में। किसी चैनल ने, किसी अखबार ने दिखाया उसको, शंकराचार्य का कोई बयान नहीं दिखाया गया कहीं पर भी। सोशल मीडिया ने जरूर चर्चा की। तो उससे साइड स्टेप करने के लिए राहुल गांधी का बारे में क्या कहा गया कि जिनको अपनी जाति का नहीं पता, जो बहुत ही घटिया किस्म की गाली है सदन के पटल पर। तो बेसिकली क्या है कि वहां से जंप करके दूसरे नैरेटिव पे चले गए। असली समस्या क्या है, जो आपने कहा कि सब कुछ संसद चूरी है, वो अपना भारत मंडप चूरा है, अयोध्या चूरी है। देश के अंदर आपको इसको पॉजिटिवली लेना पड़ेगा। ये विकास चूरा है, विकास बौखला गया है, विकास बोरा गया है, और वो काबू नहीं आ रहा मोदी जी के। चाहे वो पार्लियामेंट की बात करो, वहां बाल्टियां रखी हुई है। जब आपको ध्यान हो G20 के दौरान बारिश हो गई थी, वो तो शुक्रिया है कि वो लास्ट दिन था। वो देखा था आपने वहां जो भारत मंडपम का जो हाल हुआ था, जो प्रगति मैदान के पास जो अंडरग्राउंड ब्रिज बनाया है, जहां पे मोदी कह रहे थे बच्चों को लाके घुमाना चाहिए यहाँ पर और एक दिन ट्रैफिक बंद होना चाहिए, उस पर हजारों करोड़ रुपए लग के उस ब्रिज का हाल देखा है आपने। रामपथ का आपने बात की, तमाम सारी चीजों की बात की। हाईवे के हाईवे बह रहे हैं, बिल्कुल ध्वस्त हो रहे हैं। पंचकुला के अंदर आपने देखा है पूरा ट्रक समा गया उसके अंदर। ये विकास हो रहा है। और गडकरी जी को क्या बना रखा है कि गडकरी ने बड़ा महान क्रांतिकारी काम कर दिया। सारे का सारा पैसा प्राइवेट बैंकों का है। क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। कोई हाईवे देख लीजिए आप, टोल की लूट मची हुई है। कहीं पर आप ये जो KMP चलाया था, आज से 10 साल पहले चल गया था, आप एक बार घूम के देखिए, वहां पर स्ट्रीट लाइट तक नहीं। ये हालत है वहां पर, रात को आप निकल नहीं सकते वहां पर। सारी सड़कें जो टोल रोड है वो टूटे पड़े। तो बेसिकली क्या है, नैरेटिव बिल्ड कर देना एक अलग बात है, और ग्रास रूट पे जब आप देखते हैं तो वो एंटायरली डिफरेंट बात है। हकीकत में आज नरेंद्र मोदी के पास, उनके पूरे इकोसिस्टम के पास ना तो कोई गवर्नेंस का मॉडल है, ना पहले भी नहीं था, और अब उनके पास वो नैरेटिव भी नहीं है। जब से ये सीटें 240 आई, आप एक चीज देखिए, मुझे इस देश के तंत्र पर अब शर्म आने लगी। 2 घटनाएं बताऊंगा आपको छोटी छोटी। 3 संस्थाओं ने जो 2024 का चुनाव हुआ 18वीं लोकसभा का, उसमें यह बताया कि देश की 543 में से 4 सीटों को छोड़ करके नंबर ऑफ वोट्स की काउंटिंग में गड़बड़ है। दे हैव गिवन विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो जितनी वोट गिरी है, पोल हुई, उससे फालतू वोट कैसे काउंट कर सकते हो आप? और जो करी है उनसे कम भी कैसे कर सकते हो? आप कमाल देखिए, 10 दिन से चुनाव आयोग ने एक शब्द नहीं बोला उसके ऊपर। ऐसा संभव है क्या? चुनाव आयोग इस देश की जनता के पैसे पे चलता है। दे आर अकाउंटेबल टू अस, दे आर अकाउंटेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर अकाउंटेबल टू द वोटर्स। वो इतनी वोट बढ़ कैसे गई या घट कैसे गई, और चुनाव आयोग की चुप्पी कैसे? दूसरी घटना, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का पूरा स्कैम सारे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, समकालीन इतिहास का सबसे बड़ा क्विड प्रो को है, पूरी दुनिया के सामने, ओपन एंड शट, ब्लैक एंड व्हाइट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब ये स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, उसको वो किया, खारिज किया, और सारी की सारी जो डिटेल्स थी वो डिस्क्लोज करवाई गई। 2 महीने तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगातार वो पिटीशन पेंडिंग रही तमाम PILs के साहब इसकी एक SIT बना करके जांच कराइए, और अंडर द सुपरविजन ऑफ सम रिटायर्ड जज और सर्विंग जज। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इंक्वायरी कराने से मना कर दिया। जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक बता रहा है, उसी चीज की सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि और जांच कराने के तरीके बहुत है, हम सुप्रीम कोर्ट के जज या रिटायर्ड उसकी सुपरविजन में जांच नहीं करेंगे। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? ये चीज इस देश के अंदर कभी हुई थी कि जिस चीज को वो असंवैधानिक कह रहे उसी की जांच का ऑर्डर नहीं करेंगे? इसका मतलब बड़ा साफ है। और मैं तो ये कहता हूं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का केस तो 2019 से पेंडिंग था। 5 साल तक जिस देश का लोकतंत्र सारा फाइनेंसिंग के ऊपर जो अटका हुआ था, 5 साल तक सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को लेकर बैठा रहा, और जब फैसला आया सारी चीजें खुल गई, अब उसकी जांच कराने से मना कर दिया। ये खास तरह की डेमोक्रेसी है क्या? विच वे वी आर हेडेड टू। ये केवल 2 उदाहरण मैंने आपको दिए, और मोदी जी और अमित शाह को और उनके जो पूरा इकोसिस्टम है, जो ग्रुप ऑफ 6 जिसका नाम लिया है, ग्रुप ऑफ 6 जो ठीक लिया है नाम, मुझे लगता है उनको आज सबसे बड़ी चिंता, जैसा जोशी जी ने कहा कि अगर सत्ता चली गई तो क्या होगा, उनको पता है कि क्या होगा। देखिए पहले क्या होता था, आप तो सारे सीनियर लोग हैं, कि जो टॉप ऑफ द लाइन लोग होते थे वो एक दूसरे को आपस में टारगेट नहीं करते थे इस तरीके से, उनसे CBI ED के धंधे नहीं करते थे।
मोदी जी ने 10 साल में किसी को नहीं बख्शा। आज उनको यह पता कि उनको कौन बख्शेगा, और कोई तो दिन ऐसा आएगा जब सत्ता नहीं रहेगी, फिर क्या होगा आपका। पीएम केयर्स फंड की बात की आपने, प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष है, आप आरटीआई लगा के दिखा दीजिए उसके अंदर कितना पैसा था। और जो आपने इसकी बात करी जो केरला के अंदर, मैं हैरान था, प्रधानमंत्री जो गृह मंत्री सदन के पटल पर ये कह रहे हैं, हालांकि कांग्रेस ने प्रिविलेज मोशन भी दिया है, सदन के पटल पे कह रहे हैं कि हमने 4 वार्निंग दी थी। तो मैं एक साधारण सवाल पूछना चाह रहा हूं कि जो ये बाढ़ की स्थिति है तो असम के अंदर भी बहुत खराब है, लैंडस्लाइड और ये सारी चीजें। उत्तराखंड बीजेपी शासित प्रदेश है, पूरा नॉर्थ ईस्ट बीजेपी शासित प्रदेश है, वहां उनकी अर्ली वार्निंग कहां चली गई थी। या उनके जो मुख्यमंत्री है, जो डबल इंजन, जो सो कॉल्ड ट्रबल इंजन है इस देश का, वो ट्रबल इंजन क्या कर रहा था वहां पर। किसी भी बात पर यह कह देना कि मैंने 4 आपको वार्निंग दी थी, दैट डजंट मेक एनी सेंस। यू हैव टू सब्सटेंशिएट कि आपने कब वार्निंग दी थी, क्या दी थी। आप आईएमडी की वेबसाइट देखिए, कहां पर है रेड अलर्ट। वायनाड में तो कोई रेड अलर्ट नहीं है, निकाल लीजिए, सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल। तो इंस्टेड ऑफ कमिटिंग टू सर्टेन थिंग्स कि हमारी जिम्मेदारी है केरल के लोगों के प्रति और हम ये करेंगे जैसा जोशी जी ने कहा, उसकी बजाय आप उसकी सरकार को आप कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। आपकी इंसानियत कहां चलेगी, आपकी जवाबदेही कहां चलेगी। गृह मंत्री के तौर पर आप मणिपुर में जो कुछ हुआ है उसके बाद भी आप सत्ता में बने हुए, आपके मुख्यमंत्री सत्ता में बने हुए। दिल्ली के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप दौरे पे थे और दिल्ली में दंगे हो रहे थे, ऐसा कभी सुना है आपने। और उसके बावजूद भी वो देश के सबसे बड़े सरदार पटेल हैं। तो ये तो एक खास तरह की मार्केटिंग है, एक फोबिया क्रिएट किया गया है। हकीकत में यह है कि इंसानियत और अकाउंटेबिलिटी इस सरकार के गवर्नेंस मॉडल से निकाल दी गई है। और आप ये देखिए, संसद के अंदर पत्रकार उस एनक्लोजर में बैठे थे, मैंने उस दिन भी आपसे बात की थी, वो अपनी ही खबर नहीं दिखा रहे कि हम सर्कस के बंदर बना दिए गए। किसी मीडिया चैनल ने नहीं दिखाया, किसी अखबार में वो फोटो नहीं आई। तो जो लोग अपनी ही आवाज नहीं उठा सकते, वो वायनाड के लोगों की क्या आवाज उठाएंगे, या बिहार के बाढ़ पीड़ितों की क्या बात उठाएंगे, या उत्तराखंड की क्या बात उठाएंगे, या हिमाचल की क्या बात उठाएंगे। तो एक ये जो दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर जो पानी भरा, कितने अखबार में फोटो देखा आपने, कितने चैनलों पर बहस हुई। रामपथ का जो हाल हुआ, अयोध्या के अंदर जो विकास जो चू रहा था लगातार, उसकी आपने कितनी चर्चा देखी। ये कब तक मीडिया बचाएगा उनको। इन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी और फेस लॉस तो कर दिया है, लेकिन आनंद जी अल्टीमेटली तो दुकान तो लोगों से ही चलेगी ना। और जनता के अंदर आपका जो भरोसा था वो खत्म, नष्ट और भ्रष्ट हो चुका है। अब जो असली चीज है वो ये है कि आप जैसे लोग, चंद साथी, जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए जो देश को कम से कम एक जगह बता रहे हैं, खबर बता रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं, चीजों का विश्लेषण करके रख रहे हैं, उनका भी उपचार करने की सोच ली है। ब्रॉडकास्टिंग बिल एडवांस स्टेज पे आ गया है, बहुत ही लिमिटेड स्टेक होल्डर से उनकी राय मांग ली गई है। तो जो मैं कहता था आपको चुनाव में कि आपका नंबर भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो आने वाला है। सवाल यह है कि ये सारा जो इकोसिस्टम क्रिएट किया गया है, देश की जनता क्या सोच रही है। इतना सब होने के बावजूद, मध्यम वर्ग की कमर तोड़ देने के बावजूद, किसी वर्ग को ना बख्शने के बावजूद, सरेआम पूंजीपतियों की गोद में बैठ के 10 साल सत्ता चलाने के बावजूद मोदी की सीटें 240 आई। दिस इज ए फैक्ट, चाहे वो एजेंसियों के जरिए आई, चाहे वो किसी जरिए आई। तो देश की जनता के आंखों पर अगर पत्थर पड़ा हुआ है तो उसको उठाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं आज की तारीख में, और यही इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उनके टीवी चैनल नहीं दिखाएंगे राहुल गांधी को, कोई बात नहीं, आप जैसे साथी तो चर्चा करते हैं ना उसमें। तो वो जो एक अल्टरनेट नैरेटिव बनाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, इसीलिए वो गिरफ्तारी की बात आती है, इसीलिए उस रेड की बात आती है, और इसीलिए ब्रॉडकास्ट बिल की बात आती है कि केवल आप लोग बचे हुए हो जो ज्यादा क्रांति के चक्कर में हो, तो आपकी क्रांति को भी सीमित कर दिया जाए। और ऐसा काम करें कि आनंद वर्धन जी सुबह से शाम तक अपने चैनल की टेक्निकलिटीज अप्रूवल करते रहे, ये फॉर्मेलिटी वो फॉर्मेलिटी, सुबह से शाम तक आप शो करके दिखाइए, ऐसा काम आपका कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें बेसिकली वी आर वेरी फास्टली हेडिंग टुवर्ड्स बिकमिंग ए बनाना रिपब्लिक। कुछ बन चुके हैं हम, जो थोड़ी बहुत कसर है वो एक ये ब्रॉडकास्ट बिल और आने दीजिए, फिर कंप्लीट कीर्तन मंडली सरवाइव करेगी, और हम आप जैसे जो लोग हैं उनको ढूंढते रह जाएंगे आप, ये निश्चित मान के चलिए। हेमंत भाई, मैं अब एक आप ही से शुरू कर दे रहा हूं, एक लास्ट कमेंट मुझे एक और है। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि राहुल गांधी को आज तो कल अंदर इसलिए करना है जिस वजह से केजरीवाल को, क्योंकि महाराष्ट्र का इलेक्शन अगर ये हारते हैं, हरियाणा महाराष्ट्र, तो जिसको कहते हैं कि वो 5 साल का इंतजार नहीं करेंगे बीजेपी के एमपी,
वो बीजेपी की ये सरकार मोदी जी की 5 साल नहीं चलेगी अगर ये हरियाणा और महाराष्ट्र ठीक से हार जाते हैं। उसमें सबसे बड़ा रोड़ा यह है कि अगर राहुल गांधी बाहर रहते हैं तो शायद वो इसको उनका एक बड़ा फैक्टर होगा। नहीं तो अगर राहुल गांधी नहीं रहेंगे तो हरियाणा में कांग्रेस की इंटरनल फाइट, महाराष्ट्र में भी फर्क। मैं उस दृष्टि में बहुत संक्षेप में आपसे ही शुरू कर ले रहा हूं। एक एक सभी से कॉमन क्वेश्चन है कि क्या अगर ये अंदर जाते हैं तो महाराष्ट्र तक, क्योंकि ये तो हरियाणा इलेक्शन तक अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं निकलने वाले, कुछ कर ली वो बाहर नहीं निकले, उन पे हो सकता है गिरहकटी का मुकदमा कर लगे। नहीं, वो कोर्ट में आए थे, उन्होंने किसी की पॉकेट मार ली। इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी देखिए। अगर आपको गुजरात का चुनाव ध्यान हो, बहुत ब्रीफ के अंदर अरविंद केजरीवाल की पूरी पार्टी, आपको ध्यान होगा हिमाचल प्रदेश में लगी थी उस टाइम, हिमाचल और गुजरात के चुनाव साथ होते हैं। उनको पता नहीं कहां से एक आकाशवाणी दी गई, पूरी पार्टी ने अपना बोरिया बिस्तर हिमाचल से समेटा और गुजरात पहुंच गए। 14% वोट आई, अकेले लड़े, कांग्रेस की सारी वोट खाई और बीजेपी को एक ऐतिहासिक जनादेश मिला। तो आप ये मत समझिए कि केजरीवाल के साथ जो कुछ है ये कुछ भी ऐसा नहीं। ये सरकार कुछ भी करने में सक्षम है। पहली बात, केजरीवाल अगर कोई ये कहे कि आप हरियाणा के अंदर पूरे दमखम से चुनाव लड़िए, महाराष्ट्र में तो उनका कुछ है नहीं, और हरियाणा में अगर वो 5-7% वोट कांग्रेस की काट पाए तो उनको ये टास्क दे कि ये छोड़ सकते हैं, ये मान के चलिएगा। दूसरी जो मैं महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, अगर राहुल गांधी को अरेस्ट करते हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र और हरियाणा में क्लीन स्वीप करेगी, फिर कुछ बचेगा नहीं, और वो गलती ये कभी नहीं करेंगे। ये इस तरह की चीज ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये पता है इंटरनली, ये कभी जो भी पॉपुलर लीडर है चुनाव की पूर्व संध्या पर उसको छेड़ने का मतलब है कि 90 में से 80 सीट कांग्रेस की आ जाएगी, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा की गिरफ्तारी की बात हो, चाहे वो राहुल गांधी की गिरफ्तारी की बात हो, कभी नहीं छेड़ेंगे। ये केवल एक भय बताने की और किसी न किसी तरीके से सत्ता को कायम रखने की कवायद है, एक दबाव बनाने की कवायद है, जिससे राहुल गांधी डरने वाले नहीं। महाराष्ट्र में आप निश्चित मान के चलिए, लोकसभा में भी जैसा हम चर्चा करते थे बहुत बार, परिणाम आपने देख ली। विधानसभा में सारे साथी ये बताते हैं जिनसे भी वहां बात होती है महाराष्ट्र में, कि बीजेपी का जो ये सारा ताम झाम जो भानुमति का कुंडला जोड़ा हुआ है, इनकी कुल मिला के 80 सीट नहीं आनी वहां पर। और वैसी ही स्थिति लगभग हरियाणा में है, सारे कैबिनेट मंत्री फिर से आ रहेंगे और 50% ही अपने जो सिटिंग एमएलए है उनको बदलने वाले हैं। उस सारी सूरत में अभी इनका केवल खेल क्या है कि ये डरे हुए हैं केवल इन 3 राज्यों के चुनाव से, प्लस कश्मीर से। कश्मीर पे तो अभी ये भी चिंता है कि चुनाव होगा या नहीं। हरियाणा और महाराष्ट्र इनके लिए सबसे वाइटल है और उनको ये किसी भी सूरत में किसी भी तरीके से उस चुनाव को हथियाना चाहते हैं। जीते पिछली बार भी नहीं थे, पिछली बार भी मैंडेट हथियाया था जब 75 पार का नारा और वो चैनलों के जरिए जो करवाया गया था, आपको सारा ध्यान है, जो फर्जी नैरेटिव। इस बार भी वही कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर राहुल या किसी और नेता पर इन्होंने हाथ डालने की कोशिश की तो ये हाथ मलते ही रह जाएंगे और फिर ऐसा मैंडेट आएगा जिसकी ये कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है।